ये चैप्टर है जीव तथा समष्टि, चैप्टर 13। इसमें जीव और समष्टि, समष्टियां का मतलब है जनसंख्या। क्या चीज? जनसंख्या, पॉपुलेशन। और फिर जीव का मतलब समझ रहा है, जीव ऐसे जो जीव है, तो जीव इस धरातल पे दो रूपों में पाया जाता है। एक जीवीय, जीवीय जीव का मतलब है कि सजीव। क्या चीज? जीवीय का मतलब सजीव, और दूसरा अजीवीय मतलब कि निर्जीव, इस रूप में। और अब देखेंगे कि ये जो जीव पाए जाते हैं, इन जीवों के लिए कुछ पर्यावरण निर्धारित है। मतलब कि जीव और इसका पर्यावरण, जीव और इसका पर्यावरण मतलब कि जीव जो है जीवित, वो अपने पर्यावरण में जीवित है। क्या है? जीव अपने पर्यावरण में जीवित है। तो टॉपिक बनता है जीव और इसका पर्यावरण। तो ये केवल टॉपिक समझोगे क्या, मतलब कि जीव और इसका पर्यावरण का मतलब है कि जीव जो सिंपल रूप में जीव समझ रहा है क्या है, और इसका पर्यावरण मतलब कि ये जो जीव अपने पर्यावरण में रह रहा है। जैसे कि अगर बारिश का मौसम आएगा, बरसात का, तो उसमें वर्षा ही होगा। गर्मी का अगर मौसम है तो उसमें गर्मी ही होगा। अगर ठंड है, शीत ऋतु का टाइम है, तो उसमें केवल शीत यानी कि आर्द्रता रहेगा ज़्यादा, उसमें ठंडा का मौसम बने रहेगा। ये जो है जीव इस तरह के पर्यावरण में अपना जीवन गुजारता है। लेकिन क्या जीवन जो है जीव का इतना ही पर निर्धारित है? नहीं है। जीवों के लिए दो प्रकार के कारक पाए जाएंगे, एक अजैव कारक और एक जैव कारक। अजैव कारक क्या होगा? अजैव कारक का मतलब कि जो निर्जीव रूप में है। किस रूप में? निर्जीव रूप में। जैसे हम मान सकते हैं तापमान। क्या चीज? तापमान, या फिर जल, प्रकाश, मृदा, ये सभी जो चीजें हैं, ये सभी क्या है? अजैव कारक है। मतलब कि इससे भी हमारा जीवन रिलेट करता है। तो अब टॉपिक डालोगे इसके लिए कि प्रमुख अजैव कारक। क्या चीज? प्रमुख अजैव कारक ये क्या होता है? प्रमुख अजैव कारक, प्रमुख अजैव कारक का मतलब है कि कौन कौन सा मेन कारक है जो कि अजैव है, निर्जीव। मतलब कि ये अजैव, इसमें जीव नहीं पाया जाएगा, इसको मतलब कि सजीव के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। लेकिन ये ऐसे कारक हैं जो कि हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, हमारे जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। तो उनके नाम लिखोगे। तो सबसे पहले क्या आता है? तापमान। क्योंकि तापमान भी तो एकदम जरूरी है निर्धारित रहना, क्योंकि एक निश्चित तापमान में ही कोई भी जीव जो है जीवित रह सकता है। जैसे इंसान है, तो इंसान तो 100 डिग्री के टेम्परेचर में जीवित नहीं न रहेगा, और ना ही -300 डिग्री में जीवित रहेगा। अगर माइनस में जाना स्टार्ट होगा तो सामान्य आदमी का जीवन समस्याएं उत्पन्न हो जाएगा। अगर 70 डिग्री से टेम्परेचर ऐसे सिंपल ज्यादा जाता है प्लस में, तो भी आम आदमी का जीवन समस्या पूर्ण बन जाएगा। तो इसलिए क्या है कि सबसे पहले जो अजैव कारक है वो तापमान जो है सम्मिलित है। दूसरा देखेंगे जल। क्या चीज? अब बताओ कि जल भी है, तो जल भी जीवों के लिए एक कारक के रूप में है, पर प्रमुख अजैव कारक के रूप में है। जल यानी कि वाटर जो है, ये तापमान के बाद दूसरा ऐसा चीज है, ऐसा कारक है जो कि जीवन के लिए अति आवश्यक है, जल। इसके बाद जल के बाद तीसरा चीज पढ़ोगे प्रकाश। क्या चीज? प्रकाश। अब मान लो कि तापमान है और जल भी है, ये दोनों रहने के बाद भी अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो जीवन अंधेरा में रहेगा। जैसे कमरा में अगर बंद कर दीजिए, केवल अंधेरा है, तुमको टेम्परेचर सिंपल है और पानी पीने के लिए दी जाए, तो इससे जीवन चलने वाला। तो इसलिए प्रकाश भी क्या है? एक जीव के लिए सहायक होता है। इसके बाद प्रकाश के बाद मृदा। मृदा यानी कि मिट्टी, यानी कि अगर मृदा भी नहीं रहे तो भी जीवन जो है वो अजीवीय में बदल जाएगा। और मृदा, इसके बाद अजीवीय कारकों के प्रति अनुक्रियाएं, मतलब कि कुछ ना कुछ इसके प्रति हम क्या करते हैं, अब अनुक्रिया करते हैं। ये जो चारों है इसके प्रति अब हम अनुक्रिया किस तरह से करते हैं, ये चीज जानना होता है। तो ये समझ में है कि तापमान में क्या होगा? तापमान में
शरीर को अपने बैलेंस यानी कि संतुलन बना के रखना होगा। जिस जीव के लिए जितना टेम्परेचर निर्धारित है उसमें वो अपना जीवन निर्धारित कर सकता है। जल में क्या होता है, तो जल जो है तापमान के बाद जीवों के जीवन को प्रभावित करने वाला यह कारक है। मतलब कि पहले टेम्परेचर जीवन को प्रभावित करेगा और उसके बाद दूसरा जल ऐसा कारक है जो कि जीव का जीवन प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जल जो है इसका प्रतिपालन बिना पानी के नहीं हो सकता है। मतलब कि बिना पानी के जीवन, अगर बोला जाए जलीय जो जीव है तो जलीय जीव का बिना जल के जीवन रहेगा, नहीं रहेगा। तो जो जलीय जीव हैं उनका बिना जल के उनके जीवन के बारे में कुछ भी कल्पना करना व्यर्थ है। तो इस तरह से मालूम चला। फिर इसकी उपलब्धता, तो मरुस्थल में इसकी उपलब्धता इतनी सीमित है कि केवल विशेष अनुकूलताओं के कारण ही वहां रहना संभव है। मतलब कि मरुस्थल में तो रहना ही मुश्किल है क्योंकि वहां पर जल जो है बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध है। अगर बात करें पादपों में उत्पादकता तथा विवरण की, तो ये भी पानी पर ही निर्भर करते हैं। कौन चीज पर? पानी पर ही ज्यादा निर्भर करते हैं। और महासागर, झील और नदियों में बहने वाले जीवों को जल संबंधी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता होगा, ऐसा आप सोच सकते हैं कि जैसे समुद्र में जो है जल या फिर नदी में, तालाब में है जो जल, क्या उस जल में रहने वाले जीवों को समस्या नहीं आता होगा? तो ऐसा हम सोच सकते हैं। लेकिन इसके उल्टा होता है, यह बात सही नहीं है। जलीय जीवों के लिए जल की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होता है। ऐसा नहीं है कि वो जल में रह रहा है तो वो भी सुख शांति से है। जल की क्वालिटी पर निर्भर करता है कि उसका जीवन कैसा चल रहा है। जिस तरह से हम लोग अगर मान लो कि गांव में है तो हवा शुद्ध मिलता है, अच्छा मिलता है, वही शहर में जाने के बाद हवा प्रदूषित मिलता है। तो हवा तो है लेकिन जीवन की कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाता है। उसी तरह से पानी के लिए भी है कि पानी तो बहुत है लेकिन उसके जीवन के लिए किस तरह का पानी अवेलेबल होना चाहिए, किस तरह के उसके अनुकूल जल है कि नहीं है। अगर जल है उसके अनुकूल तो जीवन ठीक है, लेकिन अगर अनुकूल नहीं है तो नहीं है ठीक। और जैसे मान लो कि अगर कोई साफ तालाब है, बढ़िया तालाब है, तो उसमें मछलियों के जीवन को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसमें कचरा होगा, जिसमें पानी का ऑक्सीजन लेवल कम हो गया होगा, तो उसमें क्या बोला जाएगा कि वहां पर जो जलीय जीव हैं उनके जीवन की समस्याएं ज्यादा है, कठिन है। लवण की सांद्रता अंतःस्थलीय जल में 5% से कम, समुद्र में 30 से 35% और कुछ अति लवणीय लय गुणों में जो बोला जाए वो 100% से अधिक होती है। और कुछ जीव लवणता के व्यापक परास के प्रति सहनशील होते हैं, जिन्हें पृथु लवणीय या यूरी हेलाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथु लवणीय या फिर यूरी हेलाइन कहते हैं, जो कि वो जो जल है लवणीय जल उसके प्रति अगर जीव अनुकूल हो जाते हैं तो। कुछ जीव लवणता की व्यापक परास के प्रति सहनशील होते हैं। तो क्या बहुत से अलवण जल प्राणी समुद्र के पानी में और समुद्री प्राणी जल में लंबे समय तक नहीं रह सकते क्योंकि उन्हें परासरणी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे मान लो कि जो सिंपल पानी में मछली रहती है, फिर जो जीव रहता है साधारण जल में, उसको समुद्र में ले जा करके अगर डाल देंगे और समुद्र वाली मछली को हम ला करके निम्न मीठे पानी में डाल देंगे, ये दोनों जगह पर ये जो दोनों प्रकार की मछलियां हैं या फिर जो जीव हैं, ये अपने जीवन में इनको कठिनाई सहन करना पड़ सकता है। मतलब कि सहन करना पड़ेगा क्योंकि उसका जो परासरणी है जो उसके अनुकूल है, वो दोनों अनुकूलता क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। और बदल जाने के कारण ये दोनों का जीवन समस्या उत्पन्न होगा। तीसरा चीज हम लोग बात कर रहे हैं, क्या चीज? प्रकाश के लिए। किसके लिए? जल समझ में किस तरह से जीवन समस्या उत्पन्न होगा। प्रकाश क्या है? तो पौधों में पाए जाने वाले जो लवक हैं एवं क्लोरोफिल वर्णकों पर प्रकाश तीव्रता एवं प्रकाश के गुण दोनों का असर पड़ता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगर हम बात करें पादप का, पेड़ पौधा का,
तो बिना प्रकाश के अपना भोजन संश्लेषित नहीं कर पाएगा। उसके जो हरित लवक या फिर क्लोरोफिल जो है, ये बिना प्रकाश उस पर पड़े वो अपना भोजन तैयार नहीं कर सकता है, अपना प्रक्रिया को पूरा नहीं करेगा। इसलिए पादपों के लिए जो प्रकाश है वो अति महत्वपूर्ण है। प्रकाश की अगर इस पर कमी पड़ जाए तो इस कमी के चलते ही एक ही जगह में पैदा हुए पौधों में से बहुत मर जाते हैं। प्रकाश से पौधों की बहुत सी क्रियाएं प्रभावित होती है। मतलब कि अगर प्रकाश नहीं पड़ेगा तो पौधे क्या हो जाते हैं, मर जाएंगे, उसको एनर्जी नहीं मिल पाएगा और पौधे जो है प्रभावित होते हैं। प्रकाश के अधिक या कम होने से जीव द्रव्य, जीव कला एवं फोटो ऑक्सीडेशन एंजाइम पर असर पड़ता है, जिससे श्वसन की क्रिया भी घटती बढ़ती है। मतलब कि इस कारण से जो श्वसन की प्रक्रिया बोला जाए वो भी क्या होने लगता है, घटता बढ़ता है। जिससे वाष्प उत्सर्जन, नवोद्भिद के अंकुरण, फूलों के खिलने, कंद निर्माण आदि अनेक क्रियाएं प्रकाश से प्रभावित होती हैं। मतलब कि इस पर समय अनुसार अगर प्रकाश नहीं पड़ता है तो इन सभी प्रक्रियाओं में क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा प्रकाश का। खुले और अधिक प्रकाश में वृद्धि करने वाले पौधों को सूर्यतापी या फिर छायादार जगहों में उगने वाले पौधों को छायातापी कहते हैं। मतलब जो सूर्य के ज्यादा प्रकाश में जो उत्पन्न होता है, अपना क्रिया करता है, उसको सूर्यतापी पौधा बोलेंगे। और जो छाया में जो पौधा उत्पन्न होगा उसको छायादार पौधे बोलेंगे। जैसे मान लो एक बगीचा में बड़ा जो पेड़ होगा, तो बड़ा पेड़ जो होगा उस पर तो डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो सूर्यतापी हो जाएगा, ज्यादा उसको टेम्परेचर की जरूरत है। अगर वही बात करेंगे हम प्रकाश के लिए कि अगर छाया में, मतलब कि उस बगीचा में ऊपर जो पेड़ है उसके नीचे जड़ के पास में जो छोटे छोटे पौधे लगे हैं उसको क्या बोला जाएगा, क्योंकि उसके छत्र छाया में हो रहा है तो उसको बोला जाएगा छायादार पौधे। और क्या है प्रकाश, तो कह पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य उत्पन्न करते हैं। मतलब कि अपना जो भोजन है वो पौधे प्रकाश के मदद से ही, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से ही पूर्ण करते हैं। यह ऐसी प्रक्रिया है जो ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपलब्ध होने पर संभव है। मतलब कि अगर इसमें ऊर्जा के स्रोत में अगर ये धूप नहीं मिलेगा, धूप उपलब्ध नहीं होगा, तो ये अपना भोजन भी संश्लेषित नहीं कर पाएंगे। अरे इसलिए प्रकाश हम जीवधारियों के लिए विशेष रूप से स्वपोषियों के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब जो अपने आप भोजन संश्लेषित करते हैं उनके लिए प्रकाश क्या है, अति आवश्यक है। वनों में अनेक जातियों के छोटे पौधे, जो शाक या फिर झाड़ी बोला जाए, जो छोटे छोटे पौधे होंगे, बहुत हल्के प्रकाश वाली परिस्थितियों में इष्टतम प्रकाश संश्लेषण करने के लिए अनुकूल हैं, क्योंकि उन पर सतत लंबे बितानमय पेड़ों की छाया रहती है। मतलब कि केवल ऊपर से पेड़ों की छाया ही उस पर आता है, डायरेक्ट प्रकाश उन छोटे झाड़ियों पर, पौधों पर नहीं आ पाता है। बहुत से पौधे भी पुष्प हेतु अपनी दीप्तिकालिक आवश्यकता पूर्ति के लिए प्रकाश पर निर्भर करते हैं। और बहुत से प्राणियों के खोज, जनन एवं प्रवासी गतिविधियों का समय तय करने के लिए संकेत के रूप में काम करते हैं। पृथ्वी पर प्रकाश की उपलब्धता तापमान के निकट से संबंधित है, क्योंकि दोनों स्रोत सूर्य हैं। मतलब कि टेम्परेचर जो बढ़ता है, घटना और बढ़ना, ये सूर्य के प्रकाश पर ही निर्भर करता है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही घनिष्ठ और बहुत ही नजदीकी संबंध रहता है, क्योंकि दोनों का स्रोत जो है कौन है, सूर्य है। कौन है, प्रकाश का भी स्रोत वही है और तापमान का भी लगभग वही है, उसी के चलते टेम्परेचर है। इस तरह से सूर्य और सूर्य प्रकाश, मतलब कि प्रकाश और तापमान, ये दोनों एक दूसरे से बहुत निकट संबंध बनाते हैं। अब देखेंगे मृदा कि आखिर ये मृदा क्या है, क्या जीव के लिए भूमिका निभाता है। तो मृदा जो है, सॉइल, विभिन्न स्थानों में मृदा की प्रकृति और गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ये भी मालूम है कि सभी जगह मृदा का जो गुण है, मिट्टी, उस सभी का गुण एक जैसा नहीं होता है। मतलब जहाँ पर ज्यादा पानी होता है वहाँ के मिट्टी का गुण अलग होगा, और जहाँ पर बहुत कम पानी होता है वहाँ पर मिट्टी का गुण अलग होगा। जहाँ पर कपास की खेती होगा, जहाँ पर खेती का गेहूं का खेती होगा, ये दोनों जगह पर मिट्टी के गुण जो बोला जाए
अलग अलग होगा। मृदा संघटक, कण साइज, पुंजन आदि मृदा की विभिन्न विशेषताएं हैं जो मृदा के अंतःस्रवण तथा जल धारण क्षमता का निर्धारण करते हैं। और इन विशेषताओं के साथ साथ पीएच, खनिज संगठक एवं स्थलाकृति जैसे प्राचल काफी हद तक किसी क्षेत्र की वनस्पति का निर्धारण करते हैं। मतलब कि वनस्पति का निर्धारण ये कर पाते हैं। और इसके बाद सब संयुक्त रूप से यह तय करते हैं कि उस क्षेत्र में किस प्रकार के प्राणियों का पालन पोषण हो सकता है। मतलब कि मृदा ही तय करते हैं कि उस क्षेत्र में किस प्रकार के पौधे और जीव जंतुओं का पालन पोषण हो सकता है। इसी प्रकार जलीय प्राणी औषधि विशेषताएं वहां पनपने वाले नितलस्थ प्राणियों के प्रकार निर्धारण करती हैं। मतलब कि मिट्टी से ही सभी सारा चीज जो है निर्धारित हो पाता है, किस प्रकार का जीव रहने वाला है, किस प्रकार के पेड़ पौधा, किस प्रकार के फसल जो है उत्पन्न होने वाले हैं, वो मृदा के गुण पर निर्भर करेगा। इसके बाद अजीवीय कारक के अनुकूलता पढ़ेंगे कि उसके तरफ किस तरह से हम प्रतिकूल परिस्थिति को अपनाएंगे।